नमस्कार साथियों, मैं अंकुर पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने मंच शिवी एजुकेशन हब पर। प्यारे साथियों, आज हम डील करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जिसका नाम है राजस्थान में किसान आंदोलन। ठीक है, आरपीएससी हो या अधीनस्थ बोर्ड हो, इसकी सभी परीक्षाओं के अंदर इस टॉपिक से प्रश्न आने ही आने हैं। जब आने ही आने हैं तो आपके पास में और कोई चारा नहीं है, इस टॉपिक को अच्छे से ढंग से पढ़ना है ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए और हम आपको आसानी से सारी चीजें पढ़ा सके। राजस्थान में किसान आंदोलन, ठीक है, एग्रीकल्चर मूवमेंट इन राजस्थान, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन से। ठीक है, बड़ा टॉपिक है लेकिन आप लोगों को अंत तक जरूर जुड़े रहना है क्योंकि एग्जाम के अंदर प्रश्न पक्का बनेगा ही बनेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा आपके लिए। सबसे पहले राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए थे उनकी शुरुआत, स्वतंत्र कराने की भूमिका में जनजाति और किसान आंदोलनों ने राजस्थान में आग में घी डालने का काम करा। एक तरफ हमारे स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन कर रहे थे और दूसरी तरफ उनका साथ दे रहे थे जनजाति वर्ग के लोग, किसान वर्ग के लोग। तो किसान और जनजाति आंदोलनों ने काफी बड़ी भूमिका निभाई हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में, विशेषकर राजस्थान से। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में बहुत प्रकार के कर लिए जाते थे, अलग अलग टाइप के टैक्स लिए जाते थे किसानों से, जिसके चलते किसान और आमजन परेशान होकर आंदोलन पर उतर आए थे। इनका वितरण निम्नलिखित है। बिफोर इंडिपेंडेंस मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेज वर prevalent in Rajputana, due to which farmers and common people got upset and started a movement। ठीक है, तो एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि भैया कौन कौन से कर थे और ये टैक्स कब कब लगाए जाते थे, किस किस सिचुएशन में हमारे राजस्थान के अंदर किसानों पर कौन कौन से कर लगाए जाते थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। तो चलिए एक एक टैक्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले चूड़ा लाग। चूड़ा लाग क्या है? ठकुराइन द्वारा नए चूड़े पहनने पर किसानों से वसूला जाता था। नया चूड़ा पहनती है ठकुराइन, ठीक है, ठकुराइन का चूड़ी टूट गई, अब वो नया चूड़ा पहन रही है, तो भैया वो चूड़ा किसके पैसों से आएगा? किसानों के पैसों से ही आएगा। ठीक है, इसे कहते थे चूड़ा लाग। सेकंड वन है खिचड़ी कर। रियासती सेना के गांव के निकट रुकने पर किसानों से वसूला जाता था। नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है, खिचड़ी मतलब भोजन। ठीक है, सपोज करो कि रियासत की सेना आई है किसी काम से, ठीक है, युद्धाभ्यास कर रही है या फिर ऐसे रूटीन के हिसाब से आई है। ठीक है, अब सेना आई है तो वहां पर रुकेगी, वो रुकेगी तो जिस गांव के पास में रुकेगी उस गांव के लोगों का ये कर्तव्य होगा कि वहां के जो सेना है उसको खाना प्रोवाइड करे, और खाने के लिए जो टैक्स लिया जाता था उसे कहते थे खिचड़ी खर। ठीक है, नाम से पता लग रहा है, चूड़ा मतलब चूड़ी, खिचड़ी मतलब भोजन। इसके बाद में हल कर। हल का मतलब क्या होता है? हल एग्रीकल्चर में काम आता है, कृषि से काम आता है। किसानों से प्रति हल जोत पर वार्षिक कर वसूला जाता था। ये किसानों से प्रति हल जोत, किसान जैसे जैसे हल जोतते थे उनसे वार्षिक रूप से जो कर वसूला जाता था उसके लिए नाम आता है हल कर। उसके बाद में आता है अखराई। अखराई का मतलब है राजकोष में जमा ब्याज राशि पर 1% अतिरिक्त कर। अगर राजकोष में किसी किसान ने, किसी आम नागरिक ने कोई राशि जमा करी और उस राशि पर ब्याज मिला तो उस ब्याज पर भी 1% टैक्स लिया जाता था, जिसे कहा जाता है अखराई कर। आगे है मुजरा लाग। विशेष अवसर पर किसानों से जागीरदार द्वारा वसूला जाता था। मुजरा लाग क्या है? विशेष अवसर पर किसानों से जागीरदार इस कर को वसूलता था। इसके बाद में आता है आपके कमठा लाग। महलों के निर्माण के लिए प्रत्येक घर से वसूला जाता था। महलों के निर्माण के लिए प्रत्येक घर से जो वसूला जाता था उसका नाम था कमठा लाग। महल बन रहा है राजा का, ठीक है, ठाकुर जी का, तो उसके लिए भी पैसे कौन देता था? किसान देते थे। फिर आता है तिवारा। अब देखिए, अपनी राजस्थानी में देसी भाषा के अंदर त्योहार को क्या कहते हैं? त्योहार। ठीक है, त्योहार, तिवार। तो याद रखना, तिवारा कर क्या है? त्योहारों पर। त्योहार भी कौन कौन से हैं? आपके होली और दिवाली पर वसूला जाने वाला नजराना कर। और उसके बाद में कांसा। कांसा का मतलब क्या है कि ठिकानों में अगर शोक हो गया, गम हो गया, तो उस अवसर पर भोजन पकाकर पहुंचाना।
ठीक है, राजघराने के अंदर युद्ध के अंदर कोई शहीद हो गया राज परिवार से, या किसी की मृत्यु मृत्यु हो गई, तो अपने गांवों में नहीं होता कि भैया मौत हो जाती है, उसके बाद में कुछ दिन तक उस घर में चूल्हा नहीं जनता, तो आसपास के लोगों के द्वारा खाना पहुंचाया जाता है, उसको भी एक कर के रूप में माना जाता था, कांसा। तो ये देख लीजिए, ये सारे के सारे कर किस पर लगते थे? किसानों पर। एक बार फिर देख लो बेटा, यहां से एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछते ही पूछते हैं। चूड़ा लाग, ठकुराइन नई चूड़ी पहन रही है, उस पर लगा। खिचड़ी कर, जब रियासत की सेना गांव में आ रही है तो किसानों से वसूलने जाने वाला कर। अहल कर, हल कर कब है? किसान जब हल जोत रहे हैं तो वार्षिक रूप से उनसे वसूला जाएगा। अखराई, अखराई मतलब क्या है? आपने राजकोष में पैसा जमा कराया, उस पर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, उस पर लिया जाने वाला कर। उसके बाद में मुजरा लाग, मुजरा लाग विशेष अवसरों पर, मुजरा विशेष अवसर पर। कमठा लाग, महलों के निर्माण के लिए हर घर से वसूला जाता था, ठीक है। उसके बाद तिवारा त्योहार पर, और कांसा गम पर, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आपके आता है पावना पावरा। पावना किसको कहते हैं? एक बार आओ जी जवाई जी पावना, पावना मतलब मेहमान। तो भैया जागीरदार के घर पर मेहमान आया तो उस अतिथि के स्वागत के लिए टैक्स कौन देगा? किसान देगा। तो याद रखना, पावना या पावरा कर है जागीरदार के मेहमान के आगमन खर्च को किसानों से वसूलना। इसके बाद में आपके आता है खरड़ा लाग, श्रमजीवी व्यवसायियों से व्यापारियों से व्यवसाय के नाम पर कर वसूलना, खरड़ा लाग, ठीक है। ऐसे व्यापारी जो मेहनत करते हैं, ठीक है, यानी कि लेबरी का जो काम करते थे, उनसे व्यापार के नाम पर, बिजनेस के नाम पर जो कर वसूला जाता था, उसे कहते हैं खरड़ा लाग। इसके बाद में आता है छटुंड। छटुंड जागीरदारों से वसूला जाने वाला कर था। छटुंड किससे वसूलते थे? छटुंड राजा सीधे जागीरदार से वसूलते थे। एक चेन हो रखी थी कि राजा जी किससे वसूलेंगे? जागीरदार से। जागीरदार किससे वसूलेंगे? किसानों से, ठीक है। तो ये जो छटुंड है, ये जागीरदारों से वसूले जाने वाला कर था। अंगलांग, 5 साल से अधिक प्रत्येक किसान सदस्य से 1 रुपया वसूलना। अंगलांग का मतलब है जो भी 5 साल से ज्यादा का है, उस किसान सदस्य से 1 रुपया वसूला जाता था, ठीक है। परिवार के अंदर जितने सदस्य होंगे उन सारे सदस्यों से 1-1 रुपया वसूला जाता था। और ये 1 रुपया कब की बात है? जब हमारा स्वतंत्र भी नहीं हुआ था देश, ये हम किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि समझ रहे हैं, तो उस समय भैया 1 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा होता था। इसके बाद चवरी लाख। चवरी लाख का मतलब क्या है? बच्चों की शादी करा रहे हैं, ठीक है। किसान अपने बेटे या बेटी की शादी करा रहा है तो उसमें भी उससे टैक्स लिया जाता था। बच्चों की शादी करने से पूर्व किसानों द्वारा जो टैक्स दिया जाता था उसका नाम था छवड़ी लाग। उसके बाद में एक आता है खड़ लाखड़। खड़ लाखड़ टैक्स लगाया जाता था लकड़ी कटाई पर। लकड़ी की जो कटाई होती थी, उस कटाई पर जो टैक्स लगाया जाता था उसका नाम आता था खड़ लाखड़ टैक्स, लकड़ी कटाई पर लिया जाने वाला टैक्स। और उसके बाद में आता था मैं, अनाज के रूप में लिया जाने वाला भूमि कर। अनाज के रूप में जो भूमि का कर लिया जाता था उसके लिए शब्द आता था मैं। तो ये सारे के सारे कर किसानों से लिए जाते थे। मैं फिर से कह रहा हूं, रटना नहीं है। 1-2 बार आप वीडियो देखोगे, आप चीजों को समझोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट हमारी टीम ने तैयार करा है और इसीलिए शिवी एजुकेशन हब बेस्ट है, क्योंकि हम कंटेंट पे मेहनत करते हैं। आप अपने एग्जाम में देखना, आपको हूबहू सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहां पर एक एक किसान आंदोलन को हम स्टार्ट करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आता है मातृ कुंडिया का किसान आंदोलन। ये जो मातृ कुंडिया है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मातृ कुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है, ठीक है। मातृ कुंडिया भी कहते हैं और कई जगह इसका नाम मातृ कुंडिया भी आता है, ठीक है। ये राजस्थान का पहला किसान आंदोलन इसको माना जाता है, ठीक है। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन, ठीक है। इट इज बिलीव्ड दैट फर्स्ट किसान आंदोलन ऑफ राजस्थान 22 जून 1880 को चित्तौड़ के अंदर एक परगना, परगना मतलब आज की तहसील से आप समझ लो, चित्तौड़ जिले के अंदर एक परगना था जिसका नाम था राशमी परगना।
राशमी परगना के अंदर मातृकुंडिया पर जाट किसानों ने तत्कालीन लाग बाग से परेशान होकर यह आंदोलन शुरू किया था। किसानों ने कहा था कि यार भैया, अलग अलग प्रकार के आप हमसे टैक्स ले रहे हो, अलग अलग प्रकार के आप हमसे कर ले रहे हो, तो हमें ये मंजूर नहीं है एंड वी आर गोइंग टू अगेंस्ट यू, हम आपके अगेंस्ट होने जा रहे हैं। तो यहां पर याद रखना 22 जून 1880 को चित्तौड़ के राशमी परगने के मातृकुंडिया स्थान पर जाट किसानों ने उस समय के जो लागबाग थे उससे परेशान होकर ये कर प्रारंभ करा था। तो सबसे पहले सबसे छोटा यहां पर दो ही चीजें याद रखनी है। मातृकुंडिया का किसान आंदोलन राजस्थान का पहला किसान आंदोलन है, चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी परगना के अंदर स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से हर साल परीक्षा के अंदर प्रश्न बनता ही है, इस टॉपिक से 10 क्वेश्चन बनेंगे, उनमें से 7 क्वेश्चन अकेले बिजोलिया किसान आंदोलन से बनेंगे। इतना इंपॉर्टेंट है ये आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। वर्तमान भीलवाड़ा जिले में स्थित ठिकाने बिजोलिया की स्थापना 1510 में अशोक परमार के द्वारा की गई थी। ठीक है, यह भी ध्यान रखना, ये जो बिजोलिया ठिकाना है इसको फाउंडेड किसने करा था? 1510 के अंदर, 1510 के अंदर अशोक परमार ने। ये मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ के जागीरदार रावजी कहलाते थे। ठीक है, ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना मतलब जो मेवाड़ को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता था, महाराणा को जो सबसे ज्यादा प्रिय थे, उनमें से एक नाम आता है आपके बिजोलिया। बिजोलिया के जो जागीरदार थे उनके लिए एक शब्द प्रयोग में आता था कि भैया आप रावजी हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां अधिकांश जो किसान थे वो किस जाति के थे? धाकड़ जाति के थे। एक एक पॉइंट से प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स हियर बिलोंग टू द धाकड़ कम्युनिटी। ये सारे के सारे किसान कौन सी जाति से थे? धाकड़ कास्ट से थे। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का पहला किसान आंदोलन माना जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर है ना, आपने अभी थोड़ी देर पहले तो मातृकुंडिया का किसान आंदोलन को राजस्थान का पहला किसान आंदोलन बताया, अब आप कह रहे हो बिजोलिया किसान आंदोलन। तो याद रखना, पहला व्यवस्थित किसान आंदोलन किसे माना जाता है? ठीक है, पहला व्यवस्थित या सिस्टमैटिक किसान आंदोलन आपके बिजोलिया किसान आंदोलन को माना जाता है। अब देखिए एग्जाम के अंदर प्रश्न आए, निम्न में से राजस्थान का पहला किसान आंदोलन है। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है वो फोकस क्या है? एग्जाम, परीक्षा। तो अगर आपकी परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है राजस्थान का पहला किसान आंदोलन और ऑप्शन के अंदर सिर्फ मातृकुंडिया जाट आंदोलन दे रखा हो तो आप उसे करेंगे। ठीक है, सिर्फ बिजोलिया किसान आंदोलन दे रखा हो तो आप उसे करेंगे। लेकिन मजा जब आए, ठीक है, असली केमिकल लोचा जब हो, जब दोनों ही ऑप्शन के अंदर आ जाए, तो याद रखना, अगर व्यवस्थित शब्द दे रखा हो, अगर सुसंगठित शब्द दे रखा हो, अगर सिस्टमेटिक दे रखा हो, अगर ऑर्गेनाइज्ड दे रखा हो, तब तो आप बिजोलिया करेंगे। बाकी आपको आंसर क्या करना है? मातृकुंडिया। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जिस लेवल का आप एग्जाम देने जा रहे हो वहां पर ज्ञान की परीक्षा नहीं है। पॉलिटी के अंदर तो मैं अक्सर बताता ही हूं, लेकिन हिस्ट्री के अंदर, कल्चर के अंदर भी ये चीजें आने लग गई है कि आपका ज्ञान की परीक्षा नहीं है। देयर इज नो टेस्ट फॉर योर नॉलेज। भगवान की कृपा से ज्ञान तो कूट कूट के भरा है, बचपन से इतना कूटा है, कभी मम्मी ने कभी पापा ने। असली जो ज्ञान है वो ये ज्ञान, असली जो टेस्ट है वो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। ठीक है, तो याद रखना। अब इस आंदोलन के अलग अलग चरण है। सबसे पहले पहला चरण 1897 से 1915। ठीक है, यहां पर बिजोलिया में 84 प्रकार के लाग बाग प्रचलित थे। लाग बाग का मतलब टैक्स। ठीक है, बिजोलिया ठिकाने के अंदर लगभग 84 प्रकार के, ठीक है, किसानों पर अलग अलग साल के टैक्स लगते थे। अब ऐसे में क्या हो गया, राव जी बने थे राव कृष्ण सिंह। इन्होंने भैया किसानों से और अधिक लागान वसूलने का आदेश दिया। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। पहले से भैया आप पर बहुत ज्यादा टैक्स लग रहे हैं और आपसे कहा कि नहीं भैया आपको ये वाला टैक्स और देना पड़ेगा। 1970 में 1897 में 97 में गिरधारीपुरा गांव में मृत्यु भोज पर सभी किसान एकत्रित हुए। यहां पर आपको दो किसानों के नाम रखने हैं,
नानजी और ठाकरी पटेल। कौन कौन से? देखे, एक मृत्यु भोज के अंदर ये दो बहुत सारे किसान एकत्रित हुए थे। नानजी और ठाकरी पटेल को भेजा गया किसानों की तरफ से कि मेवाड़ के उस समय जो महाराणा है फतेह सिंह, इनके पास में, कि भैया हमारे किसानों की ये प्रॉब्लम है, प्लीज रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो याद रखना 1897 साल था, गांव था आपका गिरधारीपुरा गांव। यहां पर मृत्यु भोज पर सारे के सारे किसान एकत्रित होते हैं। नानजी और ठाकरी पटेल को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास शिकायत लेकर भेजा जाता है। 1903 में कृष्ण सिंह जागीरदार ने चवरी कर लगा दिया। अब लोगों को क्या लगा? लोगों को लगा कि भैया मेवाड़ के महाराणा कुछ कदम उठाएंगे, हो सकता है कि एक कृष्ण सिंह अब बाज आएगा। लेकिन भैया कृष्ण सिंह ने तो खार खा ली। कृष्ण सिंह ने क्या करा? एक टैक्स और लगा दिया किसानों पर, जिसका नाम था चवरी कर। और ये लगाया जो लगाया चवरी टैक्स, उसके अलावा जो शिकायत लेकर महाराणा के पास गए थे नानजी और ठाकरी पटेल, उनको कह दिया कि भैया आपकी अब इस बिजोलिया जागीर के अंदर आना कैंसिल है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना, नानजी और ठाकरी पटेल को ऊपर माल की जागीर से निष्कासित कर दिया। ठीक है, बिजोलिया के साथ में ऊपर माल की जागीर भी थी। 1905 में किसानों द्वारा भूमि पर हल न चलाने की चेतावनी के बाद कृष्ण सिंह ने चवरी कर को हटा दिया। अब देखो, किसान भी एक तरफ कृष्ण सिंह पहले किसानों पे कितनी लगती थी? पिक्चर कैसे याद रखना है, पहले किसानों पे लगती थी 84 कर, 84 टैक्स। कृष्ण सिंह बने जागीरदार, उन्होंने कहा कि भैया मैं और टैक्स लगाऊंगा। ठीक है, सारे किसानों ने दो नेताओं को चुना, नानजी ठाकरी पटेल को, वो जाते हैं महाराणा फतेह सिंह के पास में। फतेह सिंह जी उनको जो भी आश्वासन देते हैं उसके बावजूद कृष्ण सिंह लगा देते हैं चवरी टैक्स, और नानजी और ठाकरी पटेल को कर देते हैं ऊपरमाल जागीर से निष्कासित। अब इसके बाद में सब कुछ चलता रहता है। 1905 में फाइनली किसान कहते हैं कि हमें तो खेती करनी ही नहीं है। ठीक है, खेती करेंगे कुछ प्रोडक्शन होगा, इतने सारे टैक्स हैं, अब तो हमें खेती करनी ही नहीं। ठीक है, न होगा उत्पादन न जाएगा टैक्स। तो कृष्ण सिंह ने कहा कि ठीक है भैया, मैं ये चवरी कर हटाता हूं। ठीक है, याद रखना ना। इसके बाद में 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई और नया जागीरदार बनता है पृथ्वी सिंह। सभी को लगा कि भैया अब कृष्ण सिंह की जगह जो आया है वो किसानों का दर्द समझेगा। लेकिन भैया उसने तो आते ही कह दिया कि मैं एक नया कर लगाता हूं, जिस कर का नाम था तलवार बंधाई टैक्स। ठीक है, याद रखना। तो यहां पर पृथ्वी सिंह ने आते ही कौन सा टैक्स लगाया? तलवार बंधाई कर। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई, नया जागीरदार पृथ्वी सिंह बना। पृथ्वी सिंह ने आते ही एक टैक्स लगाया जिसका नाम है तलवार बंधाई कर। ठीक है, तलवार बंधाई का मतलब होता है जब भी राजघराने के अंदर या जागीरदार परिवार के अंदर नया व्यक्ति पद ग्रहण करता है तो उसके हाथ में एक तलवार दी जाती है, यानी कि उसका सम्मान किया जाता है। उस तलवार को जब आपको धारण कर रहे हैं तो भैया उस समय किसानों को क्या करना पड़ेगा? देना होगा टैक्स। दिस इज कॉल्ड तलवार बंधाई टैक्स। प्रथम चरण का जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। पहले चरण के लीडर थे आपके साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। इन तीनों के द्वारा पहले चरण का नेतृत्व किया गया। 1914 में पृथ्वी सिंह के बाद में पृथ्वी सिंह भी मृत्यु हो गई। पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पायु होने के कारण, ठीक है, अब पृथ्वी सिंह का बेटा कौन था? केसरी सिंह। लेकिन केसरी सिंह छोटा बच्चा था। ठीक है, छोटा बच्चा था तो भैया उसे तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे नहीं सकते। अब सीधे सीधे बिजोलिया जागीर किसके पास में आ गई? महाराणा के हाथ में। महाराणा ने कहा कि किसी और को देने की बजाय इसको सीधा कंट्रोल करता हूं मैं। इससे इसका नाम हो गया कोर्ट ऑफ वार्ड्स। ठीक है, याद रखना। 1914 में आफ्टर द डेथ ऑफ राव पृथ्वी सिंह इन द ईयर 1914 ड्यू टू द यंग एज ऑफ हिज सन केसरी सिंह, बिजोलिया जागीर वेंट डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ महाराणा विच इज कॉल्ड कोर्ट ऑफ वार्ड्स। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कोर्ट ऑफ वार्ड्स। ठिकाने का प्रशासक किसको बनाया गया? अमर सिंह राणावत को बनाया गया।
महाराणा की तरफ से अमर सिंह राणावत को प्रशासक बनाया गया, एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया और इसने कुछ राहत प्रदान करी और इस तरीके से पहले चरण को समाप्त किया गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया बिजोलिया आंदोलन का पहला चरण। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले भैया हमने यहां पर देखा था कि राव कृष्ण सिंह ने 84 टैक्स के बाद एक नया टैक्स लगाया। ठीक है, अब इसके बाद में गिरधारीपुरा गांव के अंदर हुआ था मृत्यु भोज, जहां पर नानजी और ठाकरी पटेल, कीवर्ड याद रखना, मैं बार बार इसी नहीं बोल रहा हूं, इनको मेवाड़ फतेह सिंह के, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास शिकायत के लिए भेजा था। इसके बाद में कृष्ण सिंह नहीं सुधरा, उसने चौरी कर लगा दिया और नानजी और ठाकरी पटेल को ऊपर माल की जागीर से निष्कासित कर दिया। किसानों ने कहा कि भैया अब हम हल नहीं चलाएंगे, तो कृष्ण सिंह ने चौरी कर हटा दिया। इसके बाद में इनका बेटा हुआ पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया। किसानों ने एक बार फिर आंदोलन करा। साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव एक तरीके से इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे। उसके बाद में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है, केसरी सिंह अल्पायु के होते हैं, इसलिए महाराणा खुद इस रियासत को संभालते हैं। इसके लिए वर्ड आता है कोर्ट ऑफ वार्ड्स। और उसके बाद में ठिकाने का प्रशासक अमर सिंह राणावत को बनाया जाता है। कुछ राहत करके, करों में कटौती करके पहले चरण को संपन्न कराया। तो एग्जाम के अंदर आ सकता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन को पहले चरण को संपन्न कराने या शांति व्यवस्था करवाने या मध्यस्थता करवाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? तो याद रखना अमर सिंह राणावत की थी। चलिए आगे, अब आता है आपके आंदोलन का दूसरा चरण, सेकंड फेज ऑफ मूवमेंट। 1916 से 1922, 1916 से 1922 तक आपके आंदोलन का दूसरा चरण होता है। साधु सीताराम दास ने यहां पर आंदोलन की जिम्मेदारी किसको दे दी? विजय सिंह पथिक को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री में या मेवाड़ की मॉडर्न हिस्ट्री में इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विजय सिंह पथिक एक बहुत बड़े लीडर थे। ठीक है, विजय सिंह पथिक को साधु सीताराम दास ने कहा कि भैया है ना, अब आप इतने बड़े नेशनल लीडर हो, यू शुड लीड दिस मूवमेंट। और यहीं से इस आंदोलन का दूसरा चरण स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां पर विजय सिंह पथिक के द्वारा, ठीक है, बिजोलिया गांव के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना की जाती है जिसका नाम है विद्या प्रचारिणी सभा। ठीक है, आपकी पीडीएफ के अंदर अलग कलर से मेंशन किया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्या प्रचारिणी सभा का गठन करते हैं विजय सिंह पथिक। उसके बाद में 1917 के अंदर बेरीसाल गांव, आपको गांव का नाम याद रखना है, एक गांव था बेरीसाल गांव, वहां पर बिजोलिया किसान पंचायत, इसी को कहा जाता है ऊपरमाल पंच बोर्ड संस्था का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरपंच मुन्ना पटेल ने की। ठीक है, तो याद रखना 1917 के अंदर बेरीसाल गांव के अंदर एक और संस्था की स्थापना होती है जिसका नाम है बिजोलिया किसान पंचायत। इसी का दूसरा नाम है, एग्जाम के अंदर इस नाम से भी पूछा जा सकता है, ऊपरमाल पंच बोर्ड। और इस ऊपरमाल पंच बोर्ड की अध्यक्षता किसने करी थी? इस बेरीसाल गांव के सरपंच साहब थे जिनका नाम था मुन्ना पटेल। ठीक है, याद रख लेना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है लेकिन बेटा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। माणिक्यनाथ वर्मा और साधु सीताराम दास को यहां पर गिरफ्तार कर दिया और विजय सिंह पथिक को भूमिगत होना पड़ा। अब इसके अंदर पथिक जो थे, विजय सिंह पथिक, वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं और एक न्यूज़पेपर चलता है उत्तर प्रदेश से जिसका नाम था प्रताप। ठीक है, यहां पर पथिक ने प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले और इस खबर को प्रकाशित करवाया। ठीक है, याद रखने ना, एग्जाम के अंदर आया हुआ है। बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे देश में लोकप्रिय बनाने में या पूरे देश में चर्चित करने के लिए कौन सा अखबार जिम्मेदार है? तो वो याद रखना प्रताप। और प्रताप अखबार के उस समय के संस्थापक थे, उस समय के संपादक थे, एडिटर थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, इसी दौरान माणिक्यलाल वर्मा जी पंछिड़ा गीत गाते हैं, यह भी कई बार पूछा गया है। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा पंछिड़ा गीत गाकर
जन जागरूक अभियान चलाया गया। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा साहब इस दौरान पंछीड़ा नामक गीत गाते हैं और पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना ना, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा पंछीड़ा गीत लिखकर जन जागरूक अभियान चलाया गया। वर्ष 1918 में पथिक गांधी जी से बंबई अधिवेशन में मिले। गांधी जी ने महादेव देसाई को इनके साथ बिजोलिया भेजा तथा एक पत्र मेवाड़ महाराणा को भी भेजा। ठीक है, 1918 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कांग्रेस का सेशन होता है। कहां पर होता है? बंबई के अंदर। गांधी जी महादेव देसाई के नामक एक बंदे को भेजते हैं कि भैया आप जाओ बिजोलिया के अंदर, किसानों को समझाओ, राजा जी को भी समझाओ, और महाराणा जो मेवाड़ थे उनको भी एक चिट्ठी गांधी जी के द्वारा भेजी जाती है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर महाराणा के पास में गांधी जी की चिट्ठी जाती है, उसके साथ में ही एक बहुत बड़ा काम होता है। महाराणा फतेह सिंह ने अप्रैल 1919 में किसानों की जांच के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का गठन करा। याद रखना, एक जांच आयोग का गठन करा जिसका नाम क्या था? बिंदुलाल भट्टाचार्य। अब इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के अंदर कौन कौन सदस्य थे? एक तो जिसके नाम पर है वो तो होंगे ही, बिंदुलाल भट्टाचार्य तो होंगे ही, उसके साथ साथ में ठाकुर अमर सिंह, न्यायाधीश अफजल अली। ठीक है, ये सारे के सारे इसके मेंबर थे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में भैया आयोग ने सभी गैर प्रथाओं पर रोक लगाने, जेल में बंद नेताओं को छोड़ने का निर्णय लिया, परंतु इस बात को अमल में नहीं लाया गया। गांधी जी के कहने पर महाराणा ने जांच आयोग तो कर दी, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने कहा कि हाँ भैया जो आप बात कह रहे हो उस बात में 100% सच्चाई है, लेकिन इसके बावजूद इस बात को अमल में नहीं लाया गया और एक तरीके से किसानों के साथ होता है फिर से धोखा। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके बाद में भैया बिजोलिया आंदोलन की खबर निम्न समाचार पत्रों में छपी थी। कौन कौन से समाचार पत्रों के अंदर और खबर छपी? अभ्युदय ये प्रयागराज से होता है, इलाहाबाद से प्रकाशित होता है। मराठा पत्र ये पुणे से होता है और भारत मित्र ये कलकत्ता से उस समय प्रकाशित होता था। ठीक है, तो अभ्युदय, मराठा और भारत मित्र के अंदर इसकी न्यूज गई थी। विजय सिंह पथिक महाराष्ट्र के वर्धा चले गए और उन्होंने एक नए समाचार पत्र को प्रकाशित करा, राजस्थान केसरी। अगेन यहां से एक प्रश्न बनता है, विजय सिंह पथिक महाराष्ट्र के अंदर वर्धा जगह से एक समाचार निकालते हैं, जिस समाचार का, जिस न्यूज़पेपर का नाम होता है राजस्थान केसरी। ठीक है, यहां पर बिजोलिया की खबर प्रकाशित करते हैं और इस तरीके से अब क्योंकि विजय सिंह पथिक खुद महाराष्ट्र चले गए, पहले साधु सीताराम दास के पास था नेतृत्व, उनसे गया विजय सिंह पथिक के पास, और अब ये लीडरशिप आ जाती है माणिक्यलाल वर्मा जी को, पंछीड़ा गीत वाले माणिक्यलाल वर्मा जी के पास लीडरशिप आ जाती है। फरवरी 1921 में 3 सदस्यीय आयोग का गठन होता है, जिसके अंदर बेदला ठाकुर, रमाकांत मालवीय और तस्त सिंह मेहता थे। ठीक है, बेदला ठाकुर, राज सिंह, रमाकांत मालवीय और तस्त सिंह मेहता थे। इस आयोग ने माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में 15 किसानों के साथ चर्चा करी, लेकिन बात नहीं बन पाई। ठीक है, 15 किसानों के साथ चर्चा करी थी कि भैया किसानों की प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं, लेकिन बात नहीं बन पाई। ठीक है, चलिए बिजोलिया आंदोलन को उग्र होते देख भारत सरकार के एजीजी, ठीक है, एजीजी का मतलब क्या है? ठीक है, एडिशनल टू गवर्नर जनरल, ठीक है, या अकाउंटेंट टू गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड को यहां पर 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया भेजा और किसानों के बीच जाकर 35 लाख बाग समाप्त करके उन्हें राहत की सांस दी। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है, ठीक है, अंग्रेज इतने डर गए थे एक रियासत से कि उन्हें लगा कि भैया अब तो अगर हम नहीं गए, ठीक है, अगर अब हमने रोकने की कोशिश नहीं करी तो हालत बद से बदतर हो जाएगी। तो यहां पर 35 प्रकार के जो अलग अलग टैक्स थे उन टैक्स को समाप्त किया गया और एक राहत की सांस मिली। ठीक है, परंतु बाद में ठिकाना उपरोक्त समझौते के लागू करने के पक्ष में नहीं था। ठीक है, लेकिन जो ठिकाना था, अब सीधी सी बात है, ठीक है, जब भी समझौता होता है तो एक बार तो सब हाँ भर देते हैं। अब जागीरदारों को तो भाई साहब टैक्स मिल रहा था और अचानक से 35 टैक्स आप हटा दोगे 84 में से,
तो वो तो परेशान हो जाएंगे। तो उन्होंने इस समझौते को लागू करने में विशेष इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आंदोलन का तीसरा चरण, ठीक है, 1923 से 1941। ठीक है, दो चरण आपको समझ में आ गए। बिजोलिया किसान आंदोलन मैंने पहले ही कहा था सभी किसान आंदोलन में सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 1923 से 1926 का साल चल रहा है। इस समय राजस्थान में खासकर मेवाड़ में बहुत ज्यादा बारिश होती है ना। आपको ज्योग्राफी भी मैम पढ़ाएगी, वहां पर आपको बताएगी कि राजस्थान की जो कृषि है उसे मानसून का जुआ कहते हैं, गैम्बल ऑफ मानसून कहते हैं। बारिश नहीं हुई तो प्रॉब्लम, ज्यादा हो गई तो प्रॉब्लम। अतिवृष्टि हो गई, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, ठीक है, यहाँ पर किसानों की फसलें खराब हो गई इस चक्कर में। और किसानों को ये उम्मीद थी कि अब हमें टैक्स में छूट मिलेगी, लेकिन ऐसी कोई छूट रियासत की तरफ से नहीं दी गई। 1927 में विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी के बीच में मतभेद हो गया। अब देख लीजिए, विजय सिंह पथिक और जो तीसरे चरण के एक बड़े नेता थे राम नारायण चौधरी, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। और विजय सिंह पथिक कहते हैं कि भैया अब तुम ही संभालो, तुम हमारी बात तो मानते नहीं हो, एंड आई एम गोइंग टू बी लेफ्ट। मैं इस आंदोलन से खुद को अलग कर रहा हूं। और ये एक तरीके से बहुत बड़ा सेटबैक होता है, एक बहुत बड़ा आघात पहुंचता है बिजोलिया किसान आंदोलन को, क्योंकि मैंने आपको बताया दूसरे चरण से ही विजय सिंह पथिक एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे। माणिक्यनाथ वर्मा ने जमनालाल बजाज से नेतृत्व करने का आग्रह करा तथा संचालन की जिम्मेदारी हरिभाऊ उपाध्याय को दी। अब देखिए ऐसे में क्या था, जब विजय सिंह पथिक हट गए तो विजय सिंह पथिक को जिम्मेदारी किसने दी थी? माणिक्यनाथ वर्मा ने। अब माणिक्यलाल वर्मा जी कहते हैं जमनालाल बजाज से, ठीक है, कि भैया आप नेतृत्व करो और एक संस्थान की, मतलब इसके अंदर जितना भी लोगों को आदेश देना, लोगों को समझाना, रुपए पैसों की बात करना, यह सारी जिम्मेदारी एक और बड़े नेता को दी गई, हरिभाऊ उपाध्याय। 1931 में माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ। मेवाड़ की सेना उन्हें पकड़ लेती है, उनको पीटती है, उनको जेल में डाल देती है। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य, ठीक है, याद रखने ना, 1941 के अंदर मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य के निर्देशन में मोहन सिंह मेहता और विल्किंसन ने बिजोलिया जाकर किसानों से बात करी और किस आंदोलन को समाप्त करा। अब याद रखना कौन कौन गए थे, एक तो मोहन सिंह मेहता और विल्किंसन, ये बिजोलिया जाते हैं, किसानों से बात करते हैं और इस तरीके से बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण समाप्त हुआ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, हरिभाऊ उपाध्याय, टी राघवाचार्य, मोहन सिंह मेहता, विल्किंसन। अब चलिए इसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट को फैक्ट याद रखने हैं जिनसे परीक्षा के अंदर प्रश्न बनता ही बनता है। राजस्थान का पहला संगठित और अहिंसात्मक आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया आंदोलन। ठीक है, बिजोलिया आंदोलन का नेचर ये था कि बिजोलिया आंदोलन 44 साल तक चला था, 44 ईयर, लेकिन उसके बावजूद कभी हिंसा नहीं हुई। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया मातृकुंडिया आंदोलन राजस्थान का पहला किसान आंदोलन माना जाता है, लेकिन पहला संगठित, पहला अहिंसात्मक, पहला व्यवस्थित आंदोलन बिजोलिया था। भारत का, न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत में 44 साल तक चलने वाला सबसे लंबा किसान आंदोलन बिजोलिया का किसान आंदोलन ही माना जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक माना जाता है साधु सीताराम दास को। ठीक है, याद रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक, ठीक है, फादर ऑफ बिजोलिया फार्मर एजिटेशन या बिजोलिया फार्मर मूवमेंट, साधु सीताराम दास। ठीक है, लेकिन जिस उत्तम कौशल के साथ, गुड स्किल के साथ विजय सिंह पथिक ने लीडरशिप करी थी, विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक कहा जाता है। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक विजय सिंह पथिक को कहा गया है और बिजोलिया किसान आंदोलन का असाधारण संदेशवाहक कहा जाता है तुलसी भील को। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैसेंजर ऑफ बिजोलिया फार्मर मूवमेंट, तुलसी भील। ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो अभी तक हम दो किसान आंदोलन पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा था आपका बिजोलिया मातृकुंडिया का जाट किसान आंदोलन और उसके बाद 3 चरणों में चलने वाला बिजोलिया किसान आंदोलन।
ठीक है, चलिए अब इसके बाद में एक छोटे छोटे आंदोलन है लेकिन इनका भी महत्व है। बेगू किसान आंदोलन 1921 से 25 तक ये हुआ था। बेगू मेवाड़ रियासत का ठिकाना था और वर्तमान में ये कहां पर आता है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। ठीक है, याद रखना। बिजोलिया किसान आंदोलन जब चल रहा था तो बेगू के किसान भी प्रेरित हुए, क्योंकि यहां भी 25 प्रकार की लाग बाग चलती थी, अलग अलग प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। वर्ष 1921 में मेनाल के भेरुकुंड नामक स्थान पर किसान आंदोलन के लिए लोग एकत्रित होते हैं। 1921 में पथिक के उदयपुर में प्रवेश पर पाबंदी होने के कारण इसका नेतृत्व राम नारायण चौधरी को सौंपा जाता है। ठीक है, तो याद रखना बेगू किसान आंदोलन की जिम्मेदारी शुरुआत में किसके पास में आती है, राम नारायण चौधरी जी के। जून 1921 में पथिक की मध्यस्थता से राजस्थान सेवा संघ व ठाकुर अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ। महाराणा फतेह सिंह ने इसे मानने से इनकार कर दिया, क्या अतः यह बेल्शेविक समझौता कहा गया तथा फतेह सिंह ने अनूप सिंह को नजरबंद कर दिया। अब देखो, बोल्शेविक समझौता कहा जाता है, मेवाड़ का बोल्शेविक समझौता, राजस्थान का बोल्शेविक समझौता। देखो, विजय सिंह पथिक आते हैं, वहां के ठाकुर साहब और राजस्थान सेवा संघ के बीच में समझौता होता है और एक तरीके से कहते हैं कि हाँ, किसानों पर हम टैक्स कम लगाएंगे। लेकिन महाराणा जी कहते हैं कि भैया आपने बिना पूछे ये डिसीजन कैसे ले लिया। ठीक है, और उन्होंने अनूप सिंह को ही नजरबंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया। इसे कहा जाता है बोल्शेविक समझौता। वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर आता है बोल्शेविक समझौता, जो सफल नहीं हो पाया था। इसी तरीके से इसका भी नाम क्या हो गया, बोल्शेविक समझौता। ठीक है, अब यहां पर एक आयोग का गठन होता है जिसका नाम है ट्रेंच कमीशन, ट्रेंच आयोग। 13 जून 1923 को इसका गठन होता है। ठीक है, मेवाड़ सरकार ने बनाया, बेगू में जब इसे भेजा तो किसानों ने इसका बहिष्कार करा। ठीक है, किसानों ने कहा कि आपने जो समझौता हुआ उसको तो माना नहीं है, अब आप ट्रेंच कमीशन को भेज रहे हो। मेवाड़ के किसानों ने उसका वैसे ही विरोध करा जैसे साइमन कमीशन का भारत के लोगों ने विरोध करा था। गोविंदपुरा गांव, ठीक है, यहां पर याद रखना है आपको, गोविंदपुरा गांव भीलवाड़ा के अंदर है। 13 जुलाई 1923 को किसान सभा कर रहे थे। कभी ये जो ट्रेंच है इनके आदेश पर गोलीबारी कर दी जाती है और 2 किसानों के लीडर थे, रूपाजी और कृपाजी धाकड़, शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना गोविंदपुरा हत्याकांड एग्जाम के अंदर आ सकता है। 13 जुलाई 1923 को, ठीक है, यहां पर किसान सभा कर रहे थे। याद रखना 13 जून को तो इसका गठन हुआ था, कंफ्यूज मत होना, ट्रेंच आयोग का। एक महीने बाद की बात है ये। ठीक है, किसान सभा कर रहे थे और वहां पर गोलीबारी हो जाती है। गोलीबारी के अंदर रूपाजी कृपाजी धाकड़ शहीद हो जाते हैं और 500 किसान विरोध के अंदर अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं। इस घटना को सुनकर विजय सिंह पथिक बेगू पहुंचे और आंदोलन का नेतृत्व संभाला। ठीक है, परंतु 10 सितंबर 1923 को उन्हें गिरफ्तार करके उन पर चला दिया राजद्रोह का मुकदमा। बाद में नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने पुनः संभाल लिया। विजय सिंह पथिक आते हैं, उन्हें ये उम्मीद नहीं थी, वो कह रहे थे कि जब बिजोलिया में पूरा अहिंसक आंदोलन हो रहा है तो यहां पर क्यों नहीं हो रहा। लेकिन उसके बाद में विजय सिंह पथिक पर ही राजद्रोह का आरोप लग जाता है और उसके बाद रामनारायण चौधरी फिर से ओवरटेक कर लेते हैं। 20 मई 1925 को किसानों की बात मानी गई और 53 में से 34 लाख बाग समाप्त कर दिया। ठीक है, और आंदोलन समाप्त हुआ। जिन 34 लाख बाग पर किसान असहमत थे वो सभी बात मान ली थी। अब यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम है पूर्वी मेवाड़ परिषद, ईस्टर्न मेवाड़ काउंसिल। इसकी स्थापना होती है आपके 25 फरवरी 1922 को। उद्देश्य क्या था, किसान आंदोलन को मजबूत करना। स्थान था तिलस्वा गांव में दखड़ और इसके अध्यक्ष थे इस तिलस्वा गांव के सरपंच गोकुल धाकड़। ठीक है बच्चों, बूंदी किसान आंदोलन। ठीक है, अब मेवाड़ से थोड़ा सा हाड़ौती बेल्ट में जाते हैं। बूंदी किसान आंदोलन, ठीक है, बूंदी किसान आंदोलन का लीडरशिप कर रहे थे पंडित नैनूराम शर्मा। 1921 में लाग बाग, युद्ध कर और बेगार प्रथा में वृद्धि हो गई थी। ठीक है, और बरड क्षेत्र में किसान जागृति का कार्य करा था हरि भाई किंकर, रामनारायण चौधरी, पंडित नैनूराम शर्मा। इन सारे क्षेत्रों ने बरड क्षेत्र, बूंदी क्षेत्र के अंदर किसान आंदोलन का नेतृत्व करा।
1922 में बड़द, डाबी, बरुंधा, निमाना और गड़धड़ा में आंदोलन शुरू हुआ। राम नारायण ने 1922 में एक लेख छापा जो कि बूंदी में स्त्रियों पर अत्याचार से संबंधित था। ये सारे के सारे उस इलाके के गांवों के नाम हैं, न भी याद हो तो कोई बात नहीं। यहां पर याद रखना है 1922 के अंदर आंदोलन स्टार्ट होता है, लोग बाग उग्र हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए। अब यहां पर डाबी हत्याकांड होती है 2 अप्रैल 1923 को, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाबी गांव में एक सभा चल रही थी 2 अप्रैल को, तभी इकराम हुसैन, कल्याण सिंह और सरदार मन के नेतृत्व में गोलीकांड होता है और मंच पर झंडा गीत गाते हुए नानक भील और देवालाल गुजर शहीद हो जाते हैं। ये पुलिस वालों के नाम है, इकराम हुसैन, कल्याण सिंह और सरदार मल। इनकी लीडरशिप में गोलियां चला दी जाती है किसानों पर और एक झंडा गीत गाते गाते ये नानक भील और देवाराम गुजर शहीद हो जाते हैं। ये है आपका डाबी हत्याकांड। नानक भील की स्मृति में माणिक्यनाथ वर्मा ने एक गीत गाया जिसका नाम है अर्जी गीत। ठीक है, याद रखना, नानक भील की स्मृति में माणिक्यलाल वर्मा साहब एक गीत की रचना करते हैं जिसका नाम होता है अर्जी गीत। वर्ष 1936 से 1945 के मध्य बूंदी और निकटवर्ती क्षेत्रों में गुर्जर किसान व पशुपालकों ने बरड़, लाखेरी और हिंडोली में आंदोलन किया। 1936 से 1945 के मध्य बूंदी और निकटवर्ती क्षेत्रों में जो गुर्जर किसान है, पशुपालक है, उन्होंने बरद, लाखेरी और हिंडोली के अंदर आंदोलन किया। बिटवीन द ईयर 1936 टू 1945 गुर्जर फार्मर एंड केटल रेयरर्स इन बूंदी एंड नियर बाय एरियाज एजिटेटेड इन बरर, लाखेरी एंड हिंडोली। ठीक है, इसके बाद में अलवर किसान आंदोलन। अब देखिए, अलवर किसान आंदोलन एक अलग प्रकार का आंदोलन है। अलवर के अंदर क्या हुआ, राजा जी जो थे वो राजा जी कुछ ज्यादा ही अहिंसावादी थे। राजा को जीव हत्या पसंद नहीं थी। महाराजा थे जय सिंह जी, और जय सिंह जी ने कहा कि भैया सुअर को नहीं मार सकते, है ना, जंगली सुअर को नहीं मार सकते। किसानों ने इसका विरोध करा। क्यों? क्योंकि किसान कहते हैं कि भैया आपके जो जंगली सुअर हैं, जो वाइल्ड पिग हैं, वो हमारी फसलों को खा जाते हैं। तो इसलिए किसानों ने क्या करा, आंदोलन करा और बाद में समझौता हो गया। 1921 के अंदर अलवर के महाराजा जय सिंह ने जंगली सुअर मारने पर प्रतिबंध लगा दिया। किसानों ने आंदोलन शुरू करा, फसल बर्बाद हो चुकी थी, परंतु बाद में किसानों ने महाराजा के साथ समझौता कर लिया। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, निमुचना किसान आंदोलन। ठीक है, 14 मई 1925 अलवर महाराजा ने भू राजस्व को ठेका प्रणाली पर दिया क्या और लगान की दर 40% बढ़ा दी। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये भू राजस्व वगैरह अलग व्यवस्था होती है, मुझे समझ में नहीं आती। और जिस तरीके से इतिहास में अपन पढ़ते हैं स्थायी बंदोबस्त, यानी कि कुछ ठेकेदार कह दिया, उनको कह दिया कि भैया मुझे राजस्व चाहिए किसानों से, रेवेन्यू मुझे इतना चाहिए, तू उसको बढ़ा के ले और तेरा कमीशन वो तेरी सैलरी। ठीक है, अब इस चक्कर में क्या हो गया, किसानों का जो राजस्व है वो 40%, अभी 100 रुपए लग रहे हैं तो 140 रुपए तक बढ़ गए। अब किसान तो सीधी सी बात है विरोध करेंगे। 14 मई 1925 को इसके विरोध में अलवर के निमुचना गांव, वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले, ठीक है, जो है इसकी नारायणपुर तहसील के अंदर ये स्थित है, यहां पर किसान सभा कर रहे थे। तभी सैनिक छज्जू सिंह ने गोलीकांड कर दिया और अंधाधुंध फायरिंग करी जिसमें कई किसान मारे गए। इस घटना के बाद अंग्रेजी सरकार ने इसका जिम्मेदार महाराजा जय सिंह को बताया और जय सिंह को यूरोप भेज दिया। समझ में आया? एक सैनिक ने महाराजा की कुर्सी हिला दी। 14 मई 1925 को, ठीक है, यहां पर किसान सभा कर रहे थे, तभी छज्जू सिंह आते हैं और अंधाधुंध गोलियां चालू कर देते हैं। इससे बहुत सारे किसानों की मृत्यु हो जाती है। इंग्लिश गवर्नमेंट पहले से चिड़ी हुई थी महाराजा जय सिंह से, ठीक है, उसकी चर्चा कभी और करेंगे हम क्यों चिड़ी हुई थी। और फिलहाल इस घटना का जिम्मेदार बताकर उन्हें कहते हैं कि अब आपको अलवर ही नहीं हिंदुस्तान छोड़ना होगा एंड यू शुड लिव इन यूरोप। ठीक है, आप यूरोप में रहिए। गांधी जी ने निमुचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग से भी विविध हत्याकांड बनाया
और इसे दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। ठीक है, एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, पंजाब के अंदर, वहां पे जनरल डायर थे, लेकिन यहाँ पर तो कहा कि दोहरी डायर है, डबल डायर है। क्यों? क्योंकि एक तो इंग्लिश गवर्नमेंट है और साथ में अलवर की सेना है। निमुचड़ा में महिलाओं को का नेतृत्व किया गया था सीता देवी ने, ठीक है, याद रखना। और राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है छज्जू सिंह को, ठीक है। कुछ लोग इतिहास में ऐसे भी नाम दर्ज करवा लेते हैं, ठीक है। तो छज्जू सिंह जी इट्स कॉल्ड जनरल डायर ऑफ राजस्थान, ठीक है बच्चों, याद रखना। यहां पर अगर आपने जनजाति वाली क्लास ढंग से दी है तो राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग तो कहा जाता है मानगढ़, लेकिन जलियांवाला बाग से भी विविध हत्याकांड कहा जाता है निमुचड़ा हत्याकांड को। चीजें मिक्स मत कर देना, इसीलिए मैं आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। ये टॉपिक थोड़े ऐसे ही हैं। और हिस्ट्री के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है राजस्थान हिस्ट्री में, कि ज्यादातर टीचर, ज्यादातर कोचिंग संस्थान और इवन बच्चे भी क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं, इतिहास में जाना चाहते हैं, महाराणा प्रताप ने ये करा, ठीक है, महाराणा कुंभा ने ये करा, ठीक है, ये युद्ध हो रहा है पृथ्वीराज चौहान, सुनने में भी अच्छी लगती है, ठीक है, और मजेदार लगती है, लेकिन बेटा प्रश्न नहीं आ रहे हैं। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं, जिसके बारे में चर्चा बहुत कम की जाती है, ठीक है। तो हमें अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न पढ़ना होगा, ठीक है। रंगारंग कार्यक्रम तो हम कर नहीं रहे हैं कि शेरो शायरी कर कुरा के आपका मनोरंजन करें, ठीक है। आपको जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूं इसकी मैं जरूर गारंटी देता हूं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, आरपीएससी का, अधीनस्थ बोर्ड का, आने वाले, ठीक है, उन पेपर्स के अंदर आपको हूबहू प्रश्न मिलेंगे यहां से। चलिए, अब इसके बाद में मेव क्षेत्र, अलवर भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर मेव किसान आंदोलन हुआ था 1932 से 33 के अंदर। इसका लीडरशिप करते, इसका नेतृत्व करा था मोहम्मद अली और चौधरी यासीन खान ने। किसने करा था? मोहम्मद अली और चौधरी यासीन खान ने। 1932 में चौधरी यासीन खान के नेतृत्व में अंजुमन खादिम उल इस्लाम संगठन ने मोर्चा संभाला था, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? अंजुमन खादिम उल इस्लाम संगठन ने मोर्चा संभाला। अलवर और भरतपुर रियासत के मेव मुसलमानों ने बढ़ी हुई दर से लगान देने से मना कर दिया, इसलिए यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। मेव कम्युनिटी के जो किसान हैं, ये आपने एक नाम सुना होगा मेवात, ठीक है, हरियाणा के अंदर भी है, राजस्थान में भी है, यूपी में भी है। राजस्थान के अंदर अलवर भरतपुर का रीजन आता है। यहाँ के किसानों ने कहा कि बढ़े हुए जो आपका कर है, टैक्स की रेट है, वो हम नहीं देंगे, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ठीक है। चलिए, ऐसे ही बोलते हैं भरतपुर के लोग ठीक है। भरतपुर किसान आंदोलन 1931 से 1933। भरतपुर में 1931 में के नए भूमि बंदोबस्त नियम लागू हुए, जिसके द्वारा लगान की दरों में वृद्धि हुई। पहले से ही भूमि का 95% हिस्सा सीधे राज्य के अधीन था, अतः किसानों में आंदोलन का भाव जागृत हुआ, ठीक है। जमीन मेरी 95% इलाका आपका है और आप टैक्स और बढ़ा रहे हो, तो किसान क्या करेगा बेचारा? किसान आंदोलन स्टार्ट कर देगा। 23 नवंबर 1931 को इसका नेतृत्व करा था भोज लंबरदार ने, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया और एक तरीके से आंदोलन को दबा दिया गया। इसके बाद में आता है शेखावाटी किसान आंदोलन। इस आंदोलन के कार्यकर्ता थे रामनारायण चौधरी, ठाकुर देशराज, मास्टर चंद्रभान, नेतराम, हरलाल खर्रा। यहाँ पर कुछ महिला कार्यकर्ताएं भी थी, उत्तमा देवी, किशोरी देवी, धापी दादी। क्यों शेखावाटी के किसान आगे हुए? कुछ कारण तो सब जगह सेम है, जागीरदारों का अत्याचार, लगान में वृद्धि, औरतों के साथ बदसलूकी होना। राजस्थान के अंदर सबसे पहले राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1931 में की गई। उसके बाद में 1933 में सीकर के पथनाना स्थान पर प्रजापति महायज्ञ आयोजन कराया गया और कल्याण सिंह ने लगान को बढ़ा दिया, ठीक है। प्रजापति महायज्ञ आयोजन हुआ और इस आंदोलन, एक तरफ किसान कह रहे हैं कि हम ज्यादा टैक्स नहीं देंगे, और एक तरफ वहां के जो जागीरदार साहब थे कल्याण सिंह जी, उन्होंने कहा कि भैया मैं क्या करूंगा, मैं टैक्स की दर को बढ़ा दूंगा। अब यहां पर एक आपको नाम याद रखना है, कथराथल, जो सीकर के अंदर एक जगह आती है, वहां का घटनाक्रम, इंसिडेंट 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। कथराथल में हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी
किशोरी देवी के नेतृत्व में किसान आंदोलन चल रहा था, जिसमें लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। ठीक है, 10,000 राजस्थान की शेखावाटी की हमारी महिलाएं आती है सामने, और इसमें प्रमुख वक्ता ठाकुराम देशराज की पत्नी उत्तमा देवी रही। अन्य महिलाओं में रमा देवी जोशी, फूला देवी, दुर्गा देवी शर्मा, केसरी देवी मौजूद थी। याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भैया महिलाओं से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो आरपीएससी के फेवरेट टॉपिक हैं, और उनसे बार बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये जो महिलाओं के घटनाक्रम है इनके बारे में पता होना चाहिए। हनुमानपुरा की घटना 16 मई 1934 को, ठीक है, यहाँ पे ठाकुर कल्याण सिंह के परिचित आदमियों द्वारा हनुमानपुरा गांव के किसानों के घरों को आग लगाकर जला दिया गया। ठीक है, हनुमानपुरा गांव के जो किसान हैं इनके विचारों की जमीन पर आग लगा दी और इनको जला दिया गया। जयसिंहपुरा हत्याकांड, ईश्वरी सिंह जो था वो इंडनोंड क्षेत्र के ठाकुर का भाई था। इसने खेतों में काम कर रहे किसानों पर गोलियां चलाई। 21 जून 1934 को ईश्वरी सिंह को 1.5 साल की सजा सुनाई गई, और यह प्रथम मुकदमा था जयपुर रियासत का जिसमें अपराधी को सजा दी गई। राजस्थान के इतिहास के अंदर या जयपुर रियासत के इतिहास के अंदर पहली बार किसी ठाकुर के परिवार के किसी शख्स को, ठीक है, मुकदमा भी चलाया और उसे सजा भी दी। ठाकुर देशराज के निर्देशन में संपूर्ण राजस्थान में 21 जुलाई 1934 को जयसिंहपुरा गोलीकांड दिवस मनाया गया। ठीक है, ये याद रखना, जयसिंहपुरा गोलीकांड दिवस 21 जुलाई 1934 को मनाया गया। खूडी हत्याकांड, सीकर के खुडी गांव में धरने पर बैठे किसानों पर अंग्रेज अधिकारी कैप्टन वेव ने लाठियां चलवा दी, जिससे कई किसान मारे गए। 25 मार्च 1935। ये बस डेट याद रखनी है, ये कई बार पूछ लेते हैं, कई बार इनकी क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो, घटते क्रम में व्यवस्थित करो। एक बार आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद में मैं इनको आपको एमसीक्यू के थ्रू भी करवाऊंगा, जिससे चीजें और आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। कूदन गांव हत्याकांड, सीकर के कूदन गांव में राजस्व अधिकारी कैप्टन वेव के पहुंचने पर किसानों ने लगान चुकाने से मना कर दिया। किसानों पर गोलीबारी करी, जिससे जात नेता, जिसमें चेतराम थे, टिक्कूराम थे, आशाराम थे, तुलछाराम थे, इनको मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, सीकर के कूदन गांव में कैप्टन वेव पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि किसानों लगान चुका दो, इन्होंने मना कर दिया। ठीक है, कैप्टन वेव ने कहा कि गोलियां चला दो, और उस गोलियों के अंदर बहुत सारे जाट कम्युनिटी के, किसान कम्युनिटी के नेताओं की मृत्यु हो गई। ये भी आपको याद रखना है, कूदन गांव हत्याकांड। इसके विरोध में 26 मई 1935 को सीकर दिवस मनाया गया। शेखावाटी दिवस किसान आंदोलन को प्रेरणा देने वाली महिला कौन सी थी? धापी दादी। ठीक है, धापी दादी। मारवाड़ किसान आंदोलन, अब यहां पर आ जाते हैं मारवाड़ के क्षेत्र में। मारवाड़ किसान आंदोलन, ठीक है, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा 1915 का एक ऑर्गेनाइजेशन था, जो मारवाड़ का पहला राजनीतिक संगठन था, फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ मारवाड़। इसके बाद मारवाड़ सेवा संघ 1921 के अंदर इसकी स्थापना करते हैं चांदमन सुराणा। आंदोलन का कारण क्या है? सरकार द्वारा तोल को 100 की जगह 80 कर दिया, इसलिए मारवाड़ तोल आंदोलन प्रारंभ करा। सरकार ने तोल का पैमाना है वो 100 की जगह 80 कर दिया, तो किसानों ने कहा कि भैया ये तो तुम गलत कर रहे हो, है ना, ये तो तुम एक तरीके से चीटिंग कर रहे हो। मारवाड़ तोल आंदोलन प्रारंभ हुआ। मारवाड़ से मादा पशुओं के निर्यात पर भी रोक लग गया था। इसके बाद मारवाड़ हितकारिणी सभा जयनारायण व्यास के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ की दशा और पोपा बाई की पोल पुस्तकें लिखी। ठीक है, जनजाति आंदोलन के अंदर भी हम इनके बारे में पढ़े हैं, प्रजामंडल आंदोलन के अंदर भी पढ़े हैं, और अब किसान आंदोलन के अंदर भी पढ़े हैं। ये तीनों टॉपिक आपको साथ में पढ़ने हैं। क्लास के अंदर अलग अलग पढ़ाते हैं, लेकिन इन 3 टॉपिकों से, ठीक है, फिर से बता दूं, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, इन तीनों से कम 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और कभी कभी तो 4 क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। 2 से लेकर 4 की रेंज में इसमें क्वेश्चन आते हैं, यानी कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 4। ठीक है, 3 क्लासेस से जब आपके 4 क्वेश्चन तक तैयार हो सकते हैं, तो भैया इन क्लासेस को आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब इन्होंने एक समाचार पत्र भी का भी संपादन करा था, तरुण राजस्थान। इसके द्वारा मारवाड़ की तत्कालीन स्थिति की पोल खोल दी। 8 जुलाई 1931 को मंडोर जो है,
ठीक है। ये मंडोर क्या है पता है? अपने जो रावण भैया है ना, वही रावण लंका वाले, उनका सासरा। तो वहां के माली किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। इसके बाद में डाबरा कांड, ठीक है, 13 मार्च 1947, वर्तमान डीडवाना कुचामन जिले के डाबड़ा गांव में किसान नेताओं के साथ मारपीट की गई। ठीक है, इसका आयोजक थे मथुरादास माथुर। शहीद नेता थे चुन्नीलाल शर्मा, पन्नालाल, नंदराम, जग्गूजात, मोतीराम। ठीक है, ये मथुरादास माथुर के नेतृत्व में किसान बैठे थे, लेकिन उनके साथ में मारपीट की गई। चंदावल की घटना, ठीक है, 28 मार्च 1942 को उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए एकत्रित सम्मेलन में पुलिस द्वारा मारपीट की गई और लाठियां बरसाई गई। यहां पर जय नारायण व्यास को गिरफ्तार कर दिया। चंदावल या चंद्रावर की घटना 28 मई 1942 की है। बीकानेर में किसान आंदोलन, वर्ष 1921 में जमींदार संघ ने गंगनहर क्षेत्र में किसान आंदोलन चलाया, गंगनहर जन से सिंचाई को लेकर। ठीक है, वर्ष 1939 में महाजन क्षेत्र में किसानों द्वारा आंदोलन किया गया। बीकानेर षड्यंत्र, ठीक है, यहां पर याद रखना बीकानेर षड्यंत्र। बीकानेर के एक राजा थे गंगा सिंह, ठीक है, जिन्हें राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। ये किसी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने विदेश गए थे और उस समय किसान आंदोलन चल रहा था। तो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे चंद्रमोहन बहड़ सत्यनारायण। इन्होंने कुछ पर्चे बंटवाए। अब बीकानेर की रियासत ने इन जो पर्चे थे, इन पर्चों को माना कि ये राज कार्य में बाधा डाल रहे हैं, राजा की छवि नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए इनको जेल में डाल दिया गया। यह घटना बीकानेर षड्यंत्र कहलाती है। चंद्रमोहन बहड़ सत्यनारायण व उनके साथियों पर राजद्रोह के रूप में राजकार्य में बाधा डालने के आरोप लगाकर इनको जेल में डाल दिया। यह घटना बीकानेर का षड्यंत्र कहलाती है। उसके बाद में दूधवा खारा किसान आंदोलन, ठीक है, अभी हाल ही के सालों में इससे 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिए। दूधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व चौधरी हनुमान सिंह ने 1944 में करा। बाद में मधाराम वैद्य जी भी इसके अंदर आ गए थे। दूधवा खारा चूरू के अंदर जो जगह है, वहां के जागीरदार सूरजमल द्वारा जबरन लगान वसूला जाता था। चौधरी हनुमान सिंह को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। किसान नेतृत्व मध्याराम वैद्य ने संभाला और उसे राष्ट्रीय स्तर पर ले गए। बीकानेर प्रजा परिषद के नेतृत्व में आंदोलन, ठीक है, यहाँ पे नेतृत्व करता थे चौधरी कुंभाराम, स्वामी कर्माचंद। ठीक है, इसके बाद में रायसिंह नगर हत्याकांड 1946 के अंदर 1 जुलाई 1946 को बीकानेर प्रजा परिषद द्वारा जुलूस निकाला जा रहा था। इस पर गोलीबारी की, जिसमें बीरबल नामक व्यक्ति मारा गया। अब देखिए, प्रजामंडल आंदोलन के अंदर भी हमने पढ़ा था ना, है ना, चीजें जुड़ी हुई है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रजामंडल आंदोलन में भी आपको बताया था, बीरबल नामक व्यक्ति मारा गया, इसलिए 6 जुलाई 1946 को बीकानेर राज्य के अंदर शहीद बीरबल दिवस मनाया गया। ठीक है, ऑन 1 जुलाई 1946 ए प्रोसेशन वाज बीइंग टेकन आउट बाय बीकानेर प्रजा परिषद। द पुलिस ओपनड फायर ऑन इट एंड a person named Birbal was killed. Hence, on 6 July 1946, Martyr Birbal Day was celebrated in Bikaner state. कांगड़ा कांड, रतनगढ़ के कांगड़ क्षेत्र जो कि वर्तमान में चूरू जिले में आते हैं, वहां पर अकाल पड़ा था और अकाल के अंदर भी जागीरदार साहब ने, ठाकुर गोपाल सिंह ने कहा कि नहीं भैया टैक्स वसूलेंगे। एक तरफ तो अकाल पड़ गया, देखो सेम रीजन है। मेवाड़ में तो क्या हुआ था कि अतिवृष्टि हुई, यहाँ पे बीकानेर के अंदर हो गई अनावृष्टि, बारिश कम हुई। ठीक है, किसानों को ये उम्मीद थी कि भैया इस समय हमारे से टैक्स में छूट मिलेगी, हमें टैक्स के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, लेकिन किसानों को मजबूर करा ठाकुर गोप सिंह द्वारा। बीकानेर रहा और यहाँ पर गोलीबारी कर दी, जिससे काफी किसान मरे। बीकानेर प्रजा परिषद ने इस कांड की भयंकर निंदा की। अब देखिए, यहां तक हमने सारे किसान आंदोलन पढ़ लिए हैं। एक बार जल्दी से रिवीजन करवा देते हैं और इस चार्ट को आप जरूर लिखिएगा और जहां आप पढ़ रहे हैं वहां आप इसको चिपका देना। ठीक है, बहुत चांसेज है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 44 साल तक चला था। साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक ये इसके लीडर थे। इसके बाद में बेगू किसान आंदोलन 1921 से 25 तक चला। रामनारायण चौधरी जी, विजय सिंह पथिक, वर्मा जी ये इसके नेता थे। नीमूचना 14 मई 1925 को सीता देवी इसकी लीडर थी। भरतपुर जो आंदोलन है वो 1931 से 33 तक थे।
भोजी लंबरदार इसके लीडर थे। शेखावाटी आंदोलन 1934 से 35 में चला। ठाकुर देशराज, नेतराम जाट, दूधवा खारा 1944 से 48, चौधरी हनुमान सिंह, मधाराम वेद, मारवाड़ 1921 से 47, मारवाड़ हितकारिणी सभा। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, काफी ज्यादा चांसेस है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, लेकिन कुछ एग्जाम्स में जैसे आयुर्वेद के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो गया, ठीक है, वेटरनरी ऑफिसर का एग्जाम हो गया, इन एग्जाम्स के अंदर तो काफी ज्यादा चांसेज है कि आपका इसी एक चार्ट से क्वेश्चन बैठ जाए। ठीक है, कैसे बैठ सकता है? मैच द फॉलोइंग, चार इधर आंदोलन लिख दे, इधर चार लीडर का नाम लिख दे, या फिर आपकी क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं, घटते क्रम में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, या पूछा जा सकता है महिला लीडरशिप। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, परीक्षा के अंदर बार बार पूछी जाती है। तो आई होप आपको किसान आंदोलन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, पूरी कोशिश करी है मैंने समझाने की। ये सेम टू सेम आपके इंग्लिश वर्जन भी मौजूद है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, हमारा जितना भी कंटेंट है वो हम बायलैंग्वेज इसीलिए पब्लिश कर रहे हैं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, आपके एक और आधुनिक राजस्थान के इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, वो लेकर मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय श्री कृष्ण।